नमस्कार, द एडिटर्स टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनकी ना तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, ना ही उनके किसी परिवार में कभी कोई व्यक्ति राजनीति में रहा, लेकिन एक छोटे से अंचल से राजनीति में प्रवेश करके धीरे धीरे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल करना और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में और खासकर प्रदेश का खजाना यानी वित्त मंत्री का दायित्व संभालना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त का दायित्व संभाल रहे जगदीश देवड़ा जी का। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बधाई आपको भी, धन्यवाद आपका, आप आए, आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके बारे में बताया अभी कि आपकी ना तो कोई परिवार में कोई कभी राजनीति में रहा, ना ही आप किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, फिर राजनीति की तरफ ये झुकाव कैसे हुआ? सुशील जी, विधि का विधान है, ईश्वर जब जन्म देता है तो पूरी उम्र का हिसाब लिख देता है। ऐसा ही कुछ संयोग रहा कि प्रारंभ से ही रामपुरा नीमच जिले का एक नगर पंचायत है, छोटा कस्बा है, लेकिन वहाँ प्रारंभिक मेरी शिक्षा वहाँ हुई, बचपन मेरा वहाँ गुजरा और वहाँ से मैंने एजुकेशन भी किया, पूरा एमए किया, इकोनॉमिक्स में मैंने एमए किया और विद्यार्थी संघ से आरएसएस से मैं जब घर के पास ही शाखा लगती थी तो मेरा बचपन से ही उसमें जाना रहा और जब मैं संपर्क में आया तो मैं बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक बन गया था और लगातार संघ का शाखाओं में जाना मेरा रहा। विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे तो मिडिल स्कूल में पहला जब मेरा प्रारंभ हुआ तो मिडिल स्कूल में उस समय छात्र संघ के चुनाव होते थे तो मैं अध्यक्ष बना। ये इलेक्शन से बने कि सिलेक्शन से? इलेक्शन से। वाह, छात्र संघ का अध्यक्ष बना। इनडायरेक्ट होते थे उस समय जी, प्रतिनिधि चुनते थे और फिर प्रतिनिधि मिलकर के अध्यक्ष चुनते थे, तो छात्र संघ का अध्यक्ष बना। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर कॉलेज में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। जब एमए प्रीवियस में था तब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। विक्रम यूनिवर्सिटी का मैं सीनेट का मेंबर बना। ऐसा करके ये कुछ क्रम ऐसा बना जीवन का कि कहीं ना कहीं लीडरशिप के उसमें एक ऐसा ईश्वर की कृपा रही, योग रहा। संघ से जुड़े रहे, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़े। मनासा एक मंडल हुआ करता है, मंडल था, मंडल में महामंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान स्पोर्ट्स में भी बहुत रहा। एथलेटिक्स में मेरा बहुत रुचि थी, मेरी मलखम्ब में रुचि थी और कुश्ती में मेरी रुचि थी। इस प्रकार से अखाड़े में मेरी रुचि थी। क्योंकि संघ की आप बाल्यकाल से स्वयंसेवक भी हैं, तो संघ में भी खेल कूद सिखाते, क्या ये खेलों के प्रति रुचि वहाँ से जागृत हुई? वहाँ तो निरंतर मुझे लगता है कि शाखा में खेल के माध्यम से ही सारे लोगों से जुड़ना, परिवार से जुड़ना, संस्कार, वो तो व्यक्ति निर्माण का एक संस्था है, व्यक्ति निर्माण की। तो ये सारी चीज़ें तो बचपन से ही कूट कूट करके भरी है कि संस्कार सबसे, अनुशासन, संस्कार, ये सब मुझे लगता है कि विद्यार्थी संघ इसके लिए एक आदर्श पाठशाला है। आदर्श पाठशाला है। उस समय हमारे बहुत पुराने प्रचारक हमारे प्रभाकर केलकर जी, अन्ना जी, अब मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे ये सब लोग ऐसे थे जिनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। और मंदसौर कार्यालय में नहीं, मैं उसी सवाल पे दूसरा सवाल करना, जब आप एक आदर्श कार्यकर्ता या एक नज़रों में आ गए कि आप एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो ये किसने चयन किया था आपका कि आपको वहाँ से चयन करके रामपुरा से सब करके आपको बीजेपी की कार्यालय, ये कहानी क्या थी? ये
जो नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, पुराने जितने भी जिन लोगों ने पार्टी को खड़ी करी, आज इस ऊंचाई तक पहुंचाई है, ऐसे पहले जो सारे इस प्रकार के जो मतलब महापुरुष ही कहूँगा इनको कि बड़े लोग ही है सारे, जिनने पूरी तपस्या की, इन लोगों की निगाह पूरे प्रदेश में जब ये भ्रमण करते थे, दौरा करते थे, तो इनकी निगाह रहती थी कि भाई कौन लड़का ऐसा है जो जिनको राजनीति में प्रवेश कराना है, संघ के माध्यम से है, इसके माध्यम से है। तो निगाह ये रहती थी, इनकी निगाह ये नहीं रहती थी कि कौन किस समाज से है, किस वर्ग से है, घर का बैकग्राउंड कैसा संपन्न है कि गरीब है कि नहीं, ये मापदंड नहीं था। योग्यता कार्यकर्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता। हाँ, ये निकाल करके वहाँ से ऐसे कई कार्यकर्ता खड़े किए, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, और उसी में से मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी वहाँ से मंदसौर कार्यालय में मुझे शिफ्ट किया। तो ये सारा सिलसिला चला। मुझे उसी बीच युवा मोर्चे का महामंत्री बनाया जिले का। उस समय नीमच, ये पहला आपका राजनीतिक दायित्व था। नीमच और मंदसौर जिला उस समय एक हुआ, मंदसौर जिला था। उस समय मुझे जिले का महामंत्री बनाया। महामंत्री के रूप में मैंने पूरे जिले में भ्रमण किया। फिर मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चे का। मैं 2 बार जिले का अध्यक्ष रहा। और मोटरसाइकिल जब खराब हो गई थी तो सारे कार्यकर्ताओं ने चिंता की, चंदा किया, और मुझे स्प्लेंडर गाड़ी, एक दीपावली के गाड़ी उस समय दीपावली के समय मुझे गाड़ी कार्यालय में चाबी मुझे दी, भेंट की थी। सब कार्यकर्ताओं को बुलाया था, डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे थे, एक चाबी मुझे दी। मुझे ये आपको मालूम था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि आपके लिए एक सरप्राइज था? सरप्राइज मुझे, क्योंकि उनको लगता था कि जब मैं प्रवास पे जाता था तो गाड़ी मोटरसाइकिल टूटी हुई थी तो बहुत दिक्कत आती थी। तो एक गाड़ी चंदा करके, सारे कार्यकर्ताओं ने चंदा करके वो गाड़ी, एक अपने ही साथी कार्यकर्ता की चिंता करना वाह। तो वो गाड़ी की चाबी मुझे दी और सबको नाश्ता करवाई थी, मुझे ध्यान है, कार्यालय के अंदर। और वो गाड़ी आज भी मेरे पास है। जगदीश जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, क्योंकि उस समय तो आवागमन के साधन भी इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, सड़कें वगैरह बहुत ही। तो जब आप एक बार प्रवास पे निकलते, उस समय नीमच मंदसौर एक ही जिला हुआ करता था, कितने दिन लग जाते थे आपको प्रवास? करीब मुझे लगता है कि हम मंदसौर से निकलते तो रामपुरा, मनासा, कुकड़ेश्वर, सिंगोली, इधर घूम फिर के पूरे मंदसौर जिले का भ्रमण करके आते तो करीब 5-7 दिन में हम वापस आते थे। और कार्यकर्ताओं के घर पे ही भोजन होता था, वहीं रुकते थे। और ये सिलसिला पार्टी में निरंतर प्रक्रिया आज भी हमारे जो काम करने वाले प्रचारक हैं या रोज फुल टाइम जो काम करते हैं, वो आज भी संगठन मंत्री वगैरह सब लोग आज भी यही करते हैं। बिल्कुल। आप 98 का चुनाव हार भी गए थे जी, क्या वजह थी कि हार गए चुनाव? 98 के चुनाव में थोड़ा सा कुछ पारिवारिक भी कठिनाई हो गई थी कि माताजी को चूँकि कैंसर की तकलीफ हो गई थी और माताजी अहमदाबाद में एडमिट थी। और जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उस दिन वो कोमा में भी आ गई थी। और जिस दिन मतदान होने वाला था, कल मतदान होने वाला था, उसके मतदान के एक दिन पहले स्वर्गवास हो गया था, शांत हो गई थी। तो पूरा इलेक्शन ही एक तरह से डिस्टर्ब हो गया था, मानसिक रूप से भी परेशान थे। और ये शरीफ घटनाक्रम इस प्रकार का हो गया। ईश्वर की जैसी इच्छा थी, माताजी का, पिताजी का, सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फिर वही स्थिति बनती कि जब आप 2003 का चुनाव जीत गए, पता नहीं आपके मन में होगा नहीं होगा, मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उमा भारती की सूची में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, सर कैसे सूचना मिली थी? नहीं, मुझे, आप कहाँ थे उस समय? मुझे कोई जानकारी नहीं थी और न कभी मेरे मन में काम करते हुए ये सारा जो, जब मैं बाल्यकाल से चला तो मंदसौर शिफ्ट हुए तब भी हमारे दिमाग में ये नहीं था कि भाई चुनाव लड़ेंगे, कि कोई मंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, कोई कुछ होगा, नहीं था। कि काम करना है, क्योंकि ये आदर्श थे। कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, सारे लोग आदर्श थे। तो केवल एक जुनून था कि काम करना है, पार्टी का काम करना है, मन में रहता था। और मन में हमेशा मदद की, मेरे हमेशा मन में ये रहता था कि मदद करना।
कि कोई मुझे दुखी दिखता है, कहीं कष्ट में रहता है, कहीं कुछ रहता है, परेशानियां जो दिखती है, चूंकि ये सारी तकलीफ़ें मैंने भी अपने जीवन में देखी, तो मैं कभी कभी प्रार्थना करता था कि ईश्वर कभी अवसर देगा तो जो तकलीफ अपने जीवन में कहीं आई है तो वो दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं आए, उसमें क्या मदद कर सकते हैं वो मदद जीवन में अपन करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मैं हमेशा, मेरा ये मन रहता है कि मदद ऐसी करो कि नेकी कर दरिया में डाल, किसी की भी मदद करो तो मुझे लगता है कि उसको एहसास मत करवाओ और बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आदमी सोचता है। जगदीश जी, एक सवाल और है, चूंकि 2008 का चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, वो नए परिसीमन में हुआ था। आपकी सीट तो जा चुकी थी, सुवासरा परिसीमन में बदल चुकी थी। आपको क्या लगा था कि चुनाव का मौका मिलेगा? हाँ, मुझे जब परिसीमन हुआ तो मल्हारगढ़ से मुझे कहा गया कि मल्हारगढ़ से चुनाव लड़ना है, तो नई सीट बनी थी और वो सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट थी। वहाँ ऐसा धारणा थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार कोई भी अगर फॉर्म भर के जाके सो जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो आपने पहले चुनाव में उस धारणा को तोड़ दिया। सब हमारे मित्र लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, सबका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह जो कुछ मुझे मिला, तो पहला चुनाव में 3000 से जीता। ठीक है। फिर वहाँ लगातार मेरा संपर्क बना रहा, जैसा सुवासरा में है ऐसा यहाँ बना रहा। फिर दूसरा में 6 से जीता। फिर तीसरा इलेक्शन में 12 से जीता, जब किसान आंदोलन का रूप दिया था कांग्रेस के लोगों ने। वो किसान आंदोलन था नहीं, वो षड्यंत्र था, लेकिन उसको किसान आंदोलन का रूप देकर के वहाँ जो उद्दंडता की थी, आगजनी की थी, लूटपाट की थी, काफ़ी बहुत कुछ हुआ था। उसके बारे में बहुत बार कह चुके हम। हाँ, हो चुके है ना। लेकिन उस समय ये लगा था कि अब वहाँ चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। और कई लोगों ने कहा कि अब यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पूरा भरोसा था अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपने व्यवहार पर, मुझे था पार्टी के आधार पर। तो मैं लगा रहा और वो चुनाव मैं 12,000 से जीता, जबकि कांग्रेस के तमाम देश के शीर्ष नेता, कांग्रेस के राहुल गांधी की सभा हुई, वहाँ पर सारे बड़े बड़े नेता आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं 12,000 से चुनाव जीता। उसको कवर करने मैं भी गया था, मंदसौर जो किसान गोली कांड हुआ था उसके बाद की घटनाक्रम में मैं भी, राहुल गांधी जब वहाँ पहुंचे थे और निम्बा हेड़ा के पास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैं उस समय पूरे वहीं कवर कर रहा था। आपको पूरा पता होगा उसका, उस जगह कितना नुकसान हुआ था। पिपलिया मंडी जगह थी, वो जला दिया था पूरा, पिपलिया मंडी मार्केट जला दिया था पूरा, और कई लोगों को जिंदे जला दिए थे। बहरहाल आपकी उस जीत से विरोधियों के मुंह तो बंद हो गए होंगे, बोल नहीं पाए। अब दूसरा मेरा ये सवाल है कि देखिए, आप उमा भारती के समय मंत्री रहे, बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे तब भी आप मंत्री रहे, शिवराज सिंह के कार्यकाल में आप लगातार मंत्री बने, और अब डॉक्टर मोहन यादव एक बार नहीं रहा उसमें, एक बार 5 साल। हाँ, एक बार नहीं रहे, लेकिन आपको दोबारा उस समय वो परिवहन का कुछ मामला हुआ जो भी था वो। हाँ, ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर लगातार सारे मुख्यमंत्री आप पर विश्वास करते हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनता है, ऐसा क्या है जगदीश देवड़ा में खास? विश्वास अपने आचरण से करना पड़ता है। आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके काम करने का सिस्टम क्या है, का तरीका क्या है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है। मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है कि सबने विश्वास किया, और मैंने भी कोशिश की कि विश्वास पर मैं खरा उतरूं, इसलिए बड़ा संभल करके। इस सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप अच्छे मन से अगर कोई काम करोगे तो ईश्वर उसमें जरूर सफलता देता है। बीच में ये भी बहुत तेजी से चर्चा रहती थी कि आप शिवराज जी के बहुत करीबी हैं, और उनके विश्वस्त जो है मंत्रियों में भी बातें आती थी, लेकिन जब मोहन यादव जी ने अपना मंत्रिमंडल चुना तो आपको न केवल उप मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी आपको दिया। आप भी पहलवान हैं, वो भी पहलवान है, क्या पुरानी कोई दोस्ती है पहलवानी की? नहीं, हम विद्यार्थी परिषद के समय से परिचित हैं जी। जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब छात्र संघ में, जब हम भी छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ते थे, यूनिवर्सिटी उज्जैनी पड़ती थी, तो मेरा संपर्क
बहुत लंबे समय से इनके साथ रहा और मुझे लगता है कई बार साथ रहने का अवसर मिला। उस समय शालिग्राम जी तोमर प्रचारक थे और विद्यार्थी परिषद का काम देखते थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो मुझे भी उनका सानिध्य भी मिला और मोहन जी भी उनके संपर्क में रहे। तो ऐसे हमारा संपर्क आज से नहीं, बहुत लंबे समय से स्टूडेंट राजनीति से रहा, ये उनका बड़प्पन है। और जितने भी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर हुए हैं सबका आशीर्वाद, सबका विश्वास रहा है और ये ईश्वर की कृपा है, अच्छे मन से हम लोग काम करते हैं मिलजुल करके। इसी से एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जब डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री का बनाने का ऐलान पार्टी ने किया, विधायक दल ने चुना उनको, मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली, उसके बाद जो है मंत्रियों की जो है एक उत्सुकता रहती है, क्योंकि आप तो शिवराज जी के करीबी थे ही, आपको उस समय एहसास था, उम्मीद थी कि मोहन यादव जी आपको मंत्री तो बनाएंगे ही, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और साथ में जो है वित्त भी देंगे? अब ऐसा थोड़ा सा मन में कुछ रहा होगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये उप मुख्यमंत्री का तो राजेंद्र शुक्ला जी का, मेरा बाद में हमको जब पता लगा वहीं पर जब मोहन जी का नाम डिक्लेयर हुआ था कार्यालय में जी, तब हमको फिर बाद में पता लगा था। मुझे कहा कुछ लोगों ने कि आपका उप मुख्यमंत्री पद का चल रहा है, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता है, अगर होगा तो अधिकृत रूप से जब जानकारी आएगी तब देखेंगे। तो फिर बाद में जब खबर लगी तो हमने कहा ये आभारी हम पार्टी के, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया और जिम्मेदारी देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में यही है विशेषता कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कोई बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है ये पार्टी, और यहाँ सब लोग उसका पालन करते हैं। जब किसी को कोई दायित्व मिल जाता है तो सब लोग बड़े सम्मान के साथ में उनको आदर देते हैं। अब मैं आपके विभाग की बात करूंगा। एक बात जो लगातार कही जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? मैंने विधानसभा में भी कहा, एक बार नहीं, हर बजट सत्र में चर्चा होती है, तब भी मैंने कहा, मैंने चैनल में भी कहा कि बजट के आकार से कर्ज का कोई तुलना नहीं कर सकते। बजट के आकार से इसकी तुलना करना बिल्कुल सर्वथा गलत है। कर्ज अलग पार्ट है और बजट का आकार अलग चीज है। अब आप देखेंगे, मैंने पहले कहा था कि राजस्व आधिक्य, रेवेन्यू सरप्लस, गिने चुने देश के प्रदेश ऐसे हैं जो रेवेन्यू सरप्लस है कि अपनी खुद की जो राज्य की आमदनी है, जितनी आमदनी है और उसमें जो खर्चा होता है, उसमें ये जो बचत, रेवेन्यू जब बचत होती है, आमदनी से कम खर्चा और बचत, तो वो रेवेन्यू सरप्लस होता है। और उसी रेवेन्यू सरप्लस उसमें सब आ गया, उसमें ब्याज भी चुकाते हैं, जो कर्जा लिया होगा उसका ब्याज भी उसमें चुकाते हैं। और रेवेन्यू सरप्लस अगर है तो वो भी हम, उस राशि को भी हम पूंजीगत कार्यों में खर्च करते हैं। कर्ज लेने के भी प्रावधान है, नियम है कि भारत सरकार की भी उसमें, नहीं मैं तकनीकी उसमें नहीं जाना चाहता, बिल्कुल आप ये बार बार लेकिन कह भी चुके हैं। कर्ज, मैं आपको एक बात तो साफ कर दूं कि जितना भी कर्ज लेते हैं, एक तो समय पर चुकाते हैं, ब्याज समय पर चुकता है, डिफॉल्टर नहीं होते हैं, और कर्ज लेकर के पूंजीगत कार्यों में खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और अधोसंरचना के जो काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, व्यापार होता है, सीमेंट, रेती, लोहा, सारा खर्चा होता है, तो डेवलपमेंट होता है, स्थायी पूंजी होती है, बिल्डिंग बनी, स्थायी होता है, उसमें रोजगार भी मिला। तो ये सारी, लेकिन अभी जो बात सामने आती है वो ये आती है कि बहुत सारी ऐसी कल्याण की योजनाएं हैं जिन पर जो है राशि बांटी जा रही है, वो एक बड़ा कारण है। आपकी दृष्टि में क्या है? कोई ऐसे बांटी नहीं जा रही है। अब महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण है? हमारी माता बहनों को लाडली बहना योजना के खाते में अपने पांव पर खड़ी हो जाए, वो किसी की मोहताज नहीं रहे। घर में बच्चों को कुछ लाना है, कोई सामग्री लाना है, कुछ कपड़े दिलाना है, कोई कुछ करना है, छोटे मोटे सामान दिलाना है, तो वो किसी में घर में मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है उसको। अभी 1500 की है लाडली बहना की, ऐसे ही 6000 किसान सम्मान निधि की करी। तो ये जो
कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बाहर आएगा, और ना कोई योजना में वित्तीय साधनों की कमी आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर कोई भी राशि दी जा रही है उसकी उत्पादकता अगर हो तो ज़्यादा महत्व होता है। अभी आपको पता है कि भर्तियां भी हुई है, पुलिस में भी भर्तियां हुई है, अभी शिक्षकों की भी भर्तियां कर रहे हैं, बाकी सब भी लगातार रोजगार के निवेश आ रहे हैं, निवेश आएंगे, अगर यहाँ उद्योग लगेंगे तो उसमें हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे उसमें काम करेंगे। तो सरकार पूरी चिंता कर रही है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछला हमारा जो वर्ष है उसको निवेश उद्योग वर्ष घोषित किया था। अभी किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, और अभी बड़वानी में परसों किसान कैबिनेट के रूप में हो रही है। तो ये सब काम सरकार कर रही है। आपने देखिए 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, वर्तमान में आप डॉक्टर मोहन यादव के सानिध्य में काम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव का विज़न कैसा है, और वो जो एक विरासत से विकास का और अभ्युदय मध्य प्रदेश है, ये क्या है, आखिर इससे कितना फ़ायदा होगा स्टेट को? सब लोगों की मंशा क्या रहती है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले, हाथों को रोजगार मिले, पेट को भोजन मिले, तन पे कपड़ा मिले, इलाज का प्रबंध हो हेल्थ के लिए, सबके बच्चे, गरीब के बच्चे भी स्कूल में पढ़े, सांदीपनी स्कूल में पढ़े, अच्छे बढ़िया स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़े। हर माँ बाप की, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है, गरीब से गरीब की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करे। तो ये विजन है, ये अभ्युदय, इसलिए कि भाई अच्छा काम हो, उनका विजन भी यही है, काम अच्छा हो। और खुशी की बात तो ये है कि जिनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि वहाँ बैठ कर के उन्होंने जो चिंता की है, जो चिंता सब सरकारों की होना चाहिए, और दिल्ली की सरकारों से तो बहुत उम्मीद थी लेकिन पहले कभी पूरी नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान के विज़न और डॉक्टर मोहन यादव के विज़न में, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, उन्होंने भी काम किए, उन्होंने भी सारी जन कल्याणकारी लाडली बहना योजना वगैरह ये सारे शिवराज जी ने शुरू किए थे उस समय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो विजन, उस विजन को और आगे बढ़ाना, मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टर मोहन यादव जी जो काम शिवराज जी ने भी किए, ये उस काम को और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2023 का जो चुनाव था बहुत कश्मकश वाला चुनाव लग रहा था, जब चुनाव आपका प्रचार चल रहा था, लेकिन जब मतदान हुआ और जो परिणाम आए तो बड़े चौंकाने वाले परिणाम थे। भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की, 163 या 167 सीट हासिल। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान बताया गया कि लाडली बहना का है, लेकिन आपके कुछ बड़े कद्दावर मंत्री हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। एक राजनीतिक के रूप में, चूंकि आप भी 8 चुनाव लड़ चुके हैं, आपको क्या लगता है लाडली बहना का इम्पैक्ट था या और भी बहुत सारे कारण थे? मुझे लगता है कि जनता का थर्मामीटर बहुत बड़ा है। जनता ये बहुत अच्छे से निर्णय करती है कि कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुरंत निर्णय करती है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है शरीर के अंदर कि आदमी निर्णय कर लेता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन सी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो प्रजातंत्र में निर्णय दे देती है। ये लाडली बहना जरूर इफेक्ट पड़ा, इसका भी प्रभाव पड़ा। क्या हारते हुए चुनाव जीत पाए उससे, कि यही कारण है? सारे कारण सम्मिलित रहते हैं, यही कारण केवल नहीं रहता है, और भी कई कारण रहते हैं। जो पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है, तो सारी बातें सम्मिलित रहती है। जगदीश जी, अब 3-4 सवाल मैं ऐसे करूंगा जिसका आप जो है एक लाइन में यदि बता दें तो बढ़िया रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक लाइन में आप क्या कहेंगे? अद्भुत। मुझे लगता है कि विश्व का सबसे अच्छा लीडर कोई है जिसमें सारी क्षमताएं हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, जिनने वास्तव में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। आपके आदर्श लीडर? अब मैंने सारे नाम गिनाए जो अच्छा काम करते हैं। महापुरुष हुए कितने ही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सारे लोग हैं, ये मैंने नाम गिनाए। कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, सारे पुराने लोग, हमारे कई बड़े प्रचारक लोग रहे ऐसे साहब जिनने पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, वो आदर्श है। आप, मैंने सुना आपको फिल्में देखने का भी शौक रहा है, आपकी कोई बहुत अच्छी फिल्म जो आपको हमेशा इंस्पायर करती, प्रेरित करती है? अब बहुत, मेरा तो कभी ये
पुरानी जो पिक्चरें रहती थी वो। किस टाइप की पिक्चर आपको, ये कोई ऐसी पिक्चर जो आपको अभी तक याद हो कि ये? अब पहले आती थी ना वो नया दौर, ऐसे पुरानी जो पिक्चरें हैं वो आज भी नई लगती है पुरानी, लेकिन वो नई लगती है। नेताओं को खाना बनाने का या फिर खाना खिलाने का शौक होता, आपको कौन सा शौक है? खाना बनाने का तो हमारे यहाँ घर पे श्रीमती जी बनाते हैं, और आपको उनके हाथ का क्या पसंद है? सभी भोजन के मैं बिल्कुल उनकी। आप एक नाम लीजिए, हम वहाँ नहीं बताएंगे कौन सा आपने नाम लिया। जो भी, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, फिर चाहे भोजन हो, चाहे दाल बाटी हो, दाल भापले हो, फिर खिचड़ी हो, है, सभी उनकी तो मुझे लगता है कि मास्टरी है बिल्कुल पूरी। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैं महापुरुषों की बुक पर ज़्यादा मेरी रुचि रहती है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे पुराने जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनने देश की आज़ादी में अपना जीवन खपा दिया, ऐसे महापुरुष कोई स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनकी पुस्तकें, तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने में मेरी रुचि रहती है। तो ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दायित्व संभाल रहे जगदीश देवड़ा जी, जो स्पष्ट कहने से बचते भी हैं और जब बोलने को आते तो स्पष्ट बोल भी जाते हैं, पर उनकी थाह लेना मुश्किल है। पर उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो बहुत प्रेरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जिस परिस्थितियों से इतने बड़े मुकाम तक आए और उन्होंने जो अपने बारे में बताया, उस समय की राजनीति, उस समय की पार्टीगत व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत राजनीतिक दलों का जो उस समय की जो व्यवस्था थी, ये वास्तव में हम लोगों के लिए भी बहुत कम सुनने को मिलता है। जगदीश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि प्रवास के समय क्या होता था, किस तरीके से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, कैसे उनको सूचना दी गई। तो ऐसे तमाम सवालों के उन्होंने बिंदास तरीके से जवाब दिए। कुछ सवालों से बचते हुए भी नजर आए। आज के लिए बस इतना ही।